हेलो, नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। और इस टेस्ट में हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित लगभग हम 100 से 150 प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो पहला प्रश्न है, साहित्य शास्त्र तथा काव्य शास्त्र में पहले अलंकार का ही वर्चस्व था। अलंकार के गहन विश्लेषण तथा अर्थ समीक्षा में क्रमशः किस सिद्धांतों को स्पष्ट रूप मिला है? वक्रोक्ति और ध्वनि, औचित्य और अलंकार, अलंकार तथा रस, रस तथा ध्वनि। तो ये जो आपका टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। एग्ज़ाम से पहले इसे एक बार देखकर ज़रूर जाइए। एक तरीक़ा से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपका एक का पहला प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, वक्रोक्ति और ध्वनि। तो साहित्य शास्त्र तथा काव्य शास्त्र में पहले अलंकार का वर्चस्व था और अलंकार के गहन विश्लेषण तथा अर्थ समीक्षा से क्रमशः किन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति और ध्वनि। अगला है, शब्दार्थों सहितो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? पंडित राज जगन्नाथ, भामा, विश्वनाथ, मम्मट। तो 2 का आपका सही हो जाएगा आपका बी, भामा का शब्दार्थों सहितो काव्यम ये काव्य लक्षण है। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी ने शरीरतावष्टितार्थ व्यविच्छना पदावली कहकर काव्य की परिभाषा दी है। निम्न में से उनका ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार, काव्यादर्श, काव्य परिचयम, काव्य प्रकाश। तो दंडी का कौन सा ग्रंथ है, तो इसका बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, काव्यादर्श। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य वामन 8वीं सदी के संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया था? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय या औचित्य संप्रदाय। तो 4 का सही विकल्प हो जाएगा वामन, रीति संप्रदाय। तो वामन ने रीति संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन ने आचार्य भामा व आचार्य दंडी से अधिक परिष्कृत काव्य की परिभाषा की। उन्होंने किसे काव्य माना है? शब्द और अर्थ के सहित भाव को, इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली को, गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को, शब्दार्थ युक्त गुण से अलंकृत दोषहीन काव्य को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य माना है। अगला है छठा प्रश्न, आचार्य रुद्रट ने आचार्य भामा का अनुकरण करते हुए शब्दार्थ को ही काव्य माना। आचार्य रुद्रट कौन सी शताब्दी के संस्कृत कवि थे? 6वीं, 8वीं, 7वीं या 9वीं। तो रुद्रट जो थे वो 9वीं शताब्दी के आचार्य कवि संस्कृत कवि माने जाते हैं। अगला है, आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य थे। उन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन किया। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, साहित्य दर्पण, अभिनव भारती। तो 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, साहित्य दर्पण उनका आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। काव्य हेतु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पता करना है आपको। पहला विकल्प है, काव्य हेतु से तात्पर्य काव्य ही उत्पत्ति का कारण है। भामा ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना है। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए, सहजा एवं उत्पाद्या। आचार्य हेमचंद्र ने काव्य के 3 हेतु माने हैं, शक्ति, लोकशास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास।
तो असत्य कथन आपको इसमें पता करना है। तो 8 का सही विकल्प हो जाएगा नहीं, असत्य कथन हो जाएगा आपका डी। आचार्य हेमचंद्र ने काव्य के 3 हेतु माने हैं, शक्ति, लोकशास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। तो ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभा काव्य के प्रमुख हेतुओं में से एक है। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने माना है? आचार्य कुंतक ने, महिम भट्ट ने, आचार्य मम्मट ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो 9 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, महिम भट्ट ने। प्रतिभा जो है काव्य के प्रमुख हेतुओं में से एक है और प्रतिभा को जो तृतीय नेत्र किसने कहा है? तो महिम भट्ट ने कहा है। काव्य के 3 प्रमुख हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास। व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता किसने माना है? आचार्य वामन ने, राजशेखर ने, आचार्य दुर्डर ने, आचार्य दंडी ने। तो बहुज्ञता किसने माना है व्युत्पत्ति को? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, राजशेखर ने माना है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? काव्य प्रयोजन से तात्पर्य काव्य रचना के उद्देश्य से होता है। काव्य रचना में रचनाकार का कोई उद्देश्य निहित नहीं होता है। भरत मुनि ने धर्म, यश, आयु का साधक, हितकारक आदि को काव्य प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति रहता है। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो 11 का आपका हो जाएगा बी, काव्य रचना में रचनाकार का कोई उद्देश्य निहित नहीं होता है। तो ये असत्य कथन है। जब तक काव्य में रचनाकार का उद्देश्य निहित नहीं होता है तब तक रचना नहीं कही जाती। तो इसका आगे प्रश्न है, आचार्य वामन, भरत मुनि, भामा, रुद्रट आदि ने अपने अपने काव्य के प्रयोजन सिद्ध किए हैं। आचार्य भामा के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? कवि के नाम को अमर रखना, काव्य के दृष्टि व अदृष्ट प्रयोजन, सरस व दोषहीन काव्य रचना करना, यश की प्राप्ति व धन अर्जित करना। तो आचार्य भामा के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कवि के नाम को अमर रखना। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीतिकालीन आचार्यों तथा अन्य कवियों ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार किया। कुलपति ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? 3, 4, 5, 6। तो कुलपति ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी भक्त कवि थे, उन्होंने भी काव्य प्रयोजन के विषय में अपना मत रखा है। उनके अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? स्वांतः सुखाय, शब्दार्थ, यश प्राप्ति, कवि का पलायनवादी होना। तो तुलसीदास के अनुसार काव्य प्रयोजन है ए, स्वांतः सुखाय। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। अग्नि पुराण में रस को काव्य की आत्मा माना है। रीतिकालीन आचार्य देव के अनुसार रस काव्य की सार तत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा है। तो इनमें से कौन सा असत्य कथन है? तो इसको पता करना है। तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा है। तो ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति नामक रस सूत्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने, भट्टनायक ने, रुद्रट ने, विश्वनाथ ने। तो इस सूत्र की रचना भरत मुनि ने की है। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ ने रस की संख्या 9 मानी है। उसके अनुसार अस्थायी भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं। इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, रस प्रबंध, रस अनुभूति। तो
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। जो कारण किसी व्यक्ति या आश्रय के हृदय में स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या रस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विभाव। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र के आधार पर रस के स्वरूप को आनुषंगिक रूप में प्रस्तुत किया। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार व्याख्या की। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट। तो भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार थे, आपका हो जाएगा डी, भट्टलोलट। भट्टलोलट की दृष्टि में रस की उत्पत्ति के 3 तत्व हैं: कारण, कार्य और सहकारी कारण। उनके रस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकुक भरत मुनि के रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार थे। इनका स्वयं का कोई ग्रंथ नहीं है। इनकी रस सूत्र संबंधी व्याख्या मिलती है, किस में मिलती है? मम्मट के काव्यशास्त्र तथा अभिनवगुप्त के अभिनव भारती में, साहित्य दर्पण में, केवल मम्मट के काव्य प्रकाश में, केवल अभिनवगुप्त के ध्वन्यालोचन में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, मम्मट के काव्यशास्त्र तथा अभिनवगुप्त के अभिनव भारती में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भट्टनायक के अनुसार रस ना तो प्रीति होता है ना उत्पन्न होता है। भट्टनायक के अनुसार रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न ही अभिव्यक्त होता है। भट्टनायक के रस सूत्र संबंधी मत को क्या कहा जाता है? अभिव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, भोगवाद या भुक्तिवाद, अनुमितिवाद। तो 22 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, भोगवाद या भुक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त और उत्पत्तिवाद ये हो जाएगा आपका भट्टलोलट। आगे है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते समय विद्वानों के समक्ष बहुत से प्रश्न खड़े हुए, जैसे रामादि पात्र जो विभाव हैं, ऐतिहासिक होते हैं, उनसे रसानुभूति कैसे हो सकती है? सर्वप्रथम भट्टनायक ने इसका समाधान प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किस रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो भावानुभूति का सिद्धांत, साधारणीकरण का सिद्धांत या अलंकार का सिद्धांत, रीति का सिद्धांत। तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, साधारणीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? साधारणीकरण का सिद्धांत रसानुभूति की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग है। भट्टनायक के अनुसार अनुभवादि का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण रसास्वादन के पूर्व की प्रक्रिया है। साधारणीकरण का सार स्थायी भाव साधारणीकरण है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भट्टनायक के अनुसार अनुभवादि का साधारणीकरण होता है। तो ये कथन असत्य है। अगला है, आचार्य भामा ने अपने अलंकार विवेचन में कितने प्रकार के अर्थ अलंकार माने हैं? 35, 36, 37, 40। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 36। छब्बीसवां प्रश्न है, आचार्य भामा, दंडी, वामन आदि विद्वानों ने अलंकार को अनिवार्य तत्व माना है, परंतु किस विद्वान ने अलंकार को अनिवार्य तत्व न मानकर शोभा बढ़ाने वाला बाह्य धर्म माना है? कुंतक, भरत मुनि, आनंदवर्धन, रुद्रट ने।
तो 26 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, आचार्य आनंद वर्धन ने। अगला है, आचार्य वामन ने लगभग 32 अलंकारों का विवेचन किया है। उन्होंने निम्न में से कौन से नवीन अलंकार की उद्भावना की है? स्वभावोक्ति, व्याज्योक्ति, मानविकरण, प्रत्यक्ष। तो आपका 27 का सही विकल्प हो जाएगा बी, व्याज्योक्ति। अप्पयदीक्षित ने जयदेव कृत ग्रंथ चंद्रलोक के आधार पर 118 अलंकारों की विवेचना की, जिनमें 102 अलंकार अर्थालंकार, 7 रसावादी व 9 प्रत्यक्षादि प्रमाण अलंकार हैं। उन्होंने अपने कौन से ग्रंथ में उक्त अलंकारों की विवेचना की है? तो अप्पयदीक्षित ने जयदेव कृत चंद्रलोक के आधार पर। तो अप्पयदीक्षित का कौन सा ग्रंथ हो जाएगा आपका? काव्यदर्श, कुवलयानंद, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, कुवलयानंद। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन थे। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में विशिष्ट पद रचना को रीति कहा है। रीति संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुण संप्रदाय, रस संप्रदाय, विशेष संप्रदाय या भाव संप्रदाय? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, गुण संप्रदाय। अगला है, काव्यशास्त्र में 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का उल्लेख मिलता है, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। व्यंजना द्वारा व्यक्त अर्थ क्या कहलाता है? प्रतीयमान अर्थ, अविधात्मक अर्थ, अवयव या विद्वान ध्वनि। तो व्यंजना द्वारा व्यक्त अर्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रतीयमान अर्थ। अगला है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन थे। इन्होंने काव्य के 3 भेद किए हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य तथा चित्र काव्य। निम्न में से कौन सा ग्रंथ इसका लिखा हुआ है? काव्यदर्श, प्रतीप समुद्यवाद, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो 31 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, ध्वन्यालोक। अगला है, ध्वनिमत का अनेक आचार्यों ने विरोध किया। इनमें से किस आचार्य ने ध्वन्यालोक में किए गए ध्वनि के सिद्धांतों को अनुमान माना? प्रतिहारेंदुराज, महिम भट्ट, भट्टनायक, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सही हो जाएगा 32 का, महिम भट्ट। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ लिखकर अपने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रणयन किया। वे किस शताब्दी के आचार्य थे? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो 33 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, 10वीं शताब्दी के आचार्य थे। अगला है, औचित्य संप्रदाय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आचार्य कुंतक औचित्य सिद्धांत के प्रणेता हैं। साहित्य शास्त्र में औचित्य का अभिप्राय काव्यांगों की उचित योजना से है। उचित का भाव ही औचित्य है। औचित्य के अभाव में न तो अलंकार प्रतीत होते हैं और न गुण। तो 34 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, आचार्य कुंतक औचित्य सिद्धांत के प्रणेता है। तो ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इनमें से किस विद्वान ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है? पंडित विश्वनाथ ने, आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक, आचार्य भामह। तो व्यापार शब्द का प्रयोग किसने किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा आचार्य मम्मट ने। लक्षणा शब्द शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्यार्थ या वाच्यार्थ ग्रहण करने में बाधा आने पर अन्यार्थ ग्रहण करने में सहायक शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा भिन्नार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द लक्षणार्थ कहलाते हैं। रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति का एक भेद है। सारोपा
गौणी लक्षणा का एक भेद है। तो इसमें असत्य कथन का पता करना है। तो 36 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा भिन्नार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द लक्षणार्थ कहलाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको असत्य कथन पता करना है, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला है व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। इसके लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके दो प्रमुख भेद होते हैं, सावधि व आर्थी व्यंजना, रूढ़ि व गौणी व्यंजना, सरोपा व साध्यवसान व्यंजना या उपदान व लक्षण व्यंजना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, सावधि व आर्थी व्यंजना। 38 काव्य गुण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोषों का विपर्यय ही गुण होते हैं। भरतमुनि ने अपने ग्रंथ में 3 काव्य गुणों की चर्चा की है। गुण 3 होते हैं, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद। गुण को चित्तवृत्ति का पर्याय भी माना जाता है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो 38 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, भरतमुनि ने अपने ग्रंथ में 3 काव्य गुणों की चर्चा की है। तो ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, काव्य रचना में भावों की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 काव्य दोष माने हैं। काव्य दोष के 3 प्रकार सामान्य, बानी तथा अन्य किसी आचार्य ने माने हैं। सामान्य, बानी तथा अन्य ये किस आचार्य ने माने हैं? भामा, दंडी, कुंतक, रुद्रट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, भामा ने माने हैं। अगला प्रश्न है, शरीरताव दिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? दंडी ने, भामा, रुद्रट, विश्वनाथ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, दंडी ने। अगला है, काव्य शब्दायम गुणालंकारा संस्कृत्यो शब्दार्थयो वर्तते काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? भामन ने, दंडी ने, भामा, रुद्रट। तो 41 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, बामन ने। अगला है, निम्न में काव्य आचार्य मम्मट द्वारा काव्य के लक्षण हैं। शब्दार्थों अदोषो व सगुणो, शब्दार्थों या दोषहीन, अलंकृत, पुनः क्वापी। तो मम्मट द्वारा काव्य के लक्षण है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी अदोषो व सगुणो, शब्दार्थों व दोषहीन, अनलंकृत, पुनः क्वापी। तो ये मम्मट का लक्षण ग्रंथ है, काव्य लक्षण है। अगला प्रश्न है, काव्य के लक्षणों पर यह विचार किसने किया है? यद्यपि सुजाति लक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। कुलपति ने, चिंतामणि ने, देव, केशवदास। तो 43 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, केशवदास का यह विचार है लक्षणों पर। अगला प्रश्न है, किसकी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है? किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 44 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। यह विचार किसका है? केशवदास का, बाबू गुलाब राय का, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। तो काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली व्यक्ति है। तो ये कथन हो जाएगा आपका बी, बाबू गुलाब राय का।
अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द काव्य है, किसका कथन है? हडसन, मैथ्यू अर्नाल्ड, कॉलरिज, भामा। तो 46 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, कॉलरिज का। अगला है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदाश्चयाभियोगो अस्या कारणम काव्य संपदा। काव्य हेतु के संदर्भ में यह मत किसने दिया है? आचार्य रुद्रट ने, आचार्य वामन ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य कुंतक ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, आचार्य दंडी ने। अगला प्रश्न है, प्रमुख काव्य हेतु है प्रतिभा, गौण, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो 48 का सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये काव्य हेतु है। अगला है, मुख्य अर्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध ही लक्षणा है, यह कथन किसका है? रस गंगाधर, मम्मट, भिखारी दास, सोमनाथ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, रस गंगाधर का यह कथन है। अगला प्रश्न, सा अक्षर को यह अर्थ ठीक ही ए ठहराए, जानी परे जाते सु वह अभिधा वृत्त कहाए। यह कथन किसका है? सोमनाथ, देव, जगन्नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का सही विकल्प हो जाएगा बी, देव। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? सूत्र धर्मार्थ काव्य मोक्षेषु वैच्छन्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रतीच साधु काव्य निबंधनम। वामन का, दंडी, भामा, पंडित जगन्नाथ। तो 51 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये आपका हो जाएगा सी, भामा का। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काव्य प्रयोजन से संबंधित विचार कौन कौन से हैं? लोक मंगलवादी, आनंदवादी, उपभोक्तावादी, समयवादी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, चौथा। शब्दार्थों शरीरम रसा आत्मा, रस को काव्य का प्राण तत्व मानती हुई यह कथन किसने कहा है? राजशेखर ने, भरत मुनि ने, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त। तो 53 का सही विकल्प हो जाएगा आपका राजशेखर। आगे है, रस के प्रमुख अवयव हैं स्थायी भाव, विभाव, निष्पत्ति, अनुभाव। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और चौथा, यानी स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। रस निष्पत्ति के संदर्भ में मुख्य मत है भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, हडसन का लोकमंगलवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो 55 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला, दूसरा और चौथा। अगला है, जब किसी भाव को कोई विषय इस रूप में नहीं लिया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। उपयुक्त कथन किसका है? पंडित जगन्नाथ का, रामचंद्र शुक्ल का, बाबू गुलाब राय का, नगेंद्र का। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, प्रतीयमान पुनर्नैवेदेव वसत्यवस्ति वाणीषु महाकविनाम यत् तत् प्रसिद्ध वैवातिक्यं विभाति लावण्य
बीमा मीवान मीवागनासु प्रत्यमान अर्थ को काव्यात्मा स्वीकार करने में प्रयुक्त मत किसने दिया है? आनंद वर्धन ने, पंडित जगन्नाथ ने, कुंतक, अभिनव गुप्त। तो 57 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, आनंद वर्धन ने। अगला है ध्वनिमत का अनेक आचार्यों ने विरोध किया। उनमें से है प्रतिहारेंदुराज भट्टनायक, पंडित जगन्नाथ, महिम भट्ट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। अगला है आचार्य कुंतक द्वारा वक्रोक्ति के भेद हैं वर्ण विन्यास व पद पूर्वार्थ व वाक्य वक्रता, प्रकरण व प्रबंध वक्रता, संलक्ष्य व असंलक्ष्य क्रम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजक तत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उस मेरे रंजन में, इधर नयन भर भाए, नयन मन भाए। इस पंक्ति में काव्य गुण है प्रसाद, ओज, माधुर्य, ये सभी। तो 61 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है मंद मंद जमुना तरंगिनी, हिलोरे लेती मंद मंद मोद, मंजू मलिका सुमनते। उपयुक्त पंक्तियों के में गुण है ओज, माधुर्य, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न सुमित से संबंधित है, संप्रदाय और प्रवर्तक से मिलान करना है और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका। तो अलंकार के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएगा भामा। ध्वनि के तो ये हो जाएगा आनंद वर्धन। रस भरतमुनि। रीति ये हो जाएगा आपका वामन। तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। अगला है सुमिलित से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से यानी आचार्य दिए गए हैं और उसका समय दिया गया है। भामा वो छठी शताब्दी का हो जाएगा। वामन 7वीं शताब्दी। दंडी 8वीं और मम्मट 12वीं शताब्दी का। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। कथन और आचार्य से सम्मिलित करना है। सौंदर्य अलंकार एक का देख लेते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वामन। और काव्य शोभा कर नाम धर्मान अलंकारन प्रच्यते। तो ये हो जाएगा आपका दंडी। अभिधान प्रकारा विशेषा एवं चालंकारा। तो ये हो जाएगा आपका रुद्रट। और तददोषो शब्दार्थो सगुणालंकृत पुनः क्वापि। तो ये हो जाएगा आपका मम्मट। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला है रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो काव्य दर्पण पंडित रामदहिन मिश्र। 10 रूपक धनंजय। महाभाष्य रूप गोस्वामी। और ये हो जाएगा आपका उज्ज्वल नीलमणि। और ये हो जाएगा आपका
रूप गोस्वामी, एक मिनट। काव्य दर्पण रामदरस मिश्र, दस रूपक धनंजय, महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि क्या है, और उज्ज्वल नीलमणि ये हो जाएगा रूप गोस्वामी का। तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रचनाकार और अलंकारों की संख्या बताना है। तो किस रचनाकार ने कितनी अलंकारों की संख्या मानी है? भामा ने 38, दंडी 39, वामन 32 और रुद्रट ने 64 मानी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 68 का हो जाएगा, देख लेते हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये हो जाएगा आपका 52। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, धवन्यालोक लोचन, ये हो जाएगा आपका अभिनव गुप्त। 10 रूपक धनंजय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। पंक्ति दी गई है और यहाँ आचार्य दिए गए हैं, इसका सुमिलित करना है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम, तो ये आपका हो जाएगा जगन्नाथ का। तस्य कबीर कर्मा, तो ये हो जाएगा आपका राजशेखर। अदोसो गुण वक्त काव्य, तो ये हो जाएगा सी का हो जाएगा आपका भोजराज। और वेदज्ञ भंगी भनिति रुचिते, ये हो जाएगा आपका कुंतक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आचार्य और सिद्धांत दिए गए हैं और इसका सही विकल्प बताना है। संकोख अनुमितिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। अब हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। कुछ लगभग 60 से 70 प्रश्नों को देखेंगे। पहला है, भारतीय साहित्य शास्त्र में विभिन्न काव्य सिद्धांतों का उद्भव, विकास व प्रचलन हुआ, उसी तरह पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की धारणाएं निर्धारित हुई। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत की धारणा किस शताब्दी में हुई? दूसरी तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी, तीसरी चौथी ईसा पूर्व शताब्दी, पाँचवीं छठी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो एक का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, तीसरी चौथी ईसा पूर्व शताब्दी में। अगला है, संपूर्ण यूरोप की आलोचना पद्धति का मुख्य सांस्कृतिक केंद्र कौन सा देश रहा है? प्राचीन यूनान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, वेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्राचीन यूनान रहा है। प्लेटो प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे साहित्य, दर्शन, विज्ञान और गणित के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने किस ग्रंथ में यूनानी जीवन, आचार विचार आदि के विषय में सूक्ष्म वर्णन किया है? द लॉज, प्रोटागोरस, द रिपब्लिक, क्रेटिलस। तो 3 का सही विकल्प हो जाएगा द रिपब्लिक में। अगला है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पता करना है। प्लेटो काव्य व कवियों की निंदा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है। प्लेटो का मानना था कि कवि की भावोद्वेग व तर्क रहित रचना से काव्य में अनैतिकता, अश्लीलता का समावेश होता है। प्लेटो चाहते थे कि कवि अपने काव्यिक रचना में रिपब्लिक का अनुसरण करें। प्लेटो के अनुसार काव्य नैतिक दृष्टि से उचित होता है। तो 4 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, यानी ये कथन असत्य है।
प्लेटो ने काव्य को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा। उनकी तत्व मीमांसा में 2 शब्द मुख्य हैं, प्रत्यय तथा विशेष। प्लेटो को कहा जाता है तत्ववादी दार्शनिक, प्रत्ययवादी दार्शनिक, प्रज्ञावादी दार्शनिक, आदर्शवादी दार्शनिक। तो 5 का सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रत्ययवादी दार्शनिक। प्लेटो के सिद्धांतों की पाश्चात्य विद्वानों ने काफ़ी आलोचनाएं की। इसके अनुसार प्लेटो थे घोर आदर्शवादी, तीव्र भावुक, अनैतिकवादी, विषयवादी। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, घोर आदर्शवादी। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार प्रत्येक सुंदर वस्तु नैतिक ही हो ये आवश्यक नहीं है, क्यों? काव्य के सौंदर्य की तुलना नैतिक स्तर पर नहीं की जा सकती। प्रत्येक सुंदर वस्तु का आकलन करना सामान्य आदमी की बुद्धि से परे है। मनोवैज्ञानिक तौर पर सौंदर्य शास्त्र का अनुकरण करना आवश्यक नहीं है। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से सुंदर वस्तु नैतिक हो ही नहीं सकती। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, काव्य के सौंदर्य की तुलना नैतिक स्तर पर नहीं की जा सकती। अरस्तु प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे। उनका समय काल रहा है 364 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व तक, 384 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक, 370 ईस्वी पूर्व से लेकर 340 ईस्वी पूर्व तक, या 360 से लेकर 310 ईस्वी पूर्व तक। तो 8 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, 384 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनके 2 ग्रंथ साहित्य शास्त्र पर लिखे गए हैं। काव्य शास्त्र यानी पोएटिकस और भाषा शास्त्र यानी रिटोरिक। पोएटिक्स का यूनानी नाम क्या है? पोएटिकस, पेरीपोएटिकस, पोएतस या पोएटिकस? तो इसका यूनानी नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पेरीपोएटिकस। आगे है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से अलग है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपको पता करना है। अरस्तु ने काव्य को अनुकरण का अनुकरण बताया है। अरस्तु ने कहा कि अनुकरण दृश्य वस्तु जगत की स्थूल अनुकृति नहीं है। अरस्तु का मानना है कि कभी अपनी रचना में दृश्य को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करता। अरस्तु ने अनुकरण को प्रतिकृति नहीं माना, उन्होंने उसे पुनः सृजन या पुनर्निर्माण कहा है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा 10 का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, अरस्तु ने काव्य को अनुकरण का अनुकरण बताया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का क्रोचे का कौन सा सिद्धांत विरोध करता है? अनुभूति सिद्धांत, अनुबोध सिद्धांत, सहज अनुभूति सिद्धांत या अनुकृति सिद्धांत? तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का क्रोचे का कौन सा सिद्धांत विरोध करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सहजा अनुभूति सिद्धांत। अगला है, प्लेटो ने काव्य पर वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया था। इसका खंडन करने के लिए अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? दैवीय सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या औदात्य सिद्धांत? तो प्लेटो के काव्य वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया था। तो इसका खंडन के लिए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे है, प्लेटो के अनुसार काव्य कला आदर्श राज्य के लिए अनुपयोगी है। अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत के संदर्भ में विवेचन का सिद्धांत दिया। विवेचन का अर्थ क्या होता है? चिकित्सा सिद्धांत का अनुकरण, भावों को परिष्कृत करना, विचारों का निष्कासन कर या शुद्धि, मन को शांत करना।
तो विरेचन का अर्थ हो जाएगा आपका सी, विचारों का निष्कासन या शुद्धि। अगला प्रश्न है, प्लेटो को काव्य पर आक्षेप लगाने पर उसके खंडन के फलस्वरूप अरस्तु ने अपने विरेचन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुसार किसके द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप में विरेचन हो जाता है? कला द्वारा, साहित्य द्वारा, कला और साहित्य द्वारा, या साहित्य का त्याग करने से? तो 14 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, कला और साहित्य द्वारा। अरस्तु के पूर्ववर्ती विद्वानों ने विरेचन की 3 प्रकार से व्याख्या की: धर्मपरक, नीतिपरक व कलापरक। धर्मपरक विवेचन का अर्थ क्या है? बाह्य विचारों की उत्तेजना और उनके विवेचन के द्वारा आत्मा की शुद्धि व शांति। मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय या मन का शांत व परिष्कृत होना। मनोवेगों की उत्तेजना और तत्पश्चात उनका शमन, मन को आनंद की उपलब्धि कराना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका ए। अगला है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किसके सिद्धांत से की जा सकती है? शंकु के अनुमितिवाद से, अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद से, उत्पत्तिवाद से, भुक्तिवाद से। तो 16 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद से। विलियम वर्ड्सवर्थ मूलतः कवि थे। उनमें एक सहज सौंदर्य बोध और आवाद भाव प्रवणता थी। उनका समय काल था। तो वर्ड्सवर्थ का समय काल बताना है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, 1770 से 1850 ईस्वी तक उसका समय रहा है। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रकृति और स्वाभाविक भाषा शैली का समर्थन किया है। वर्ड्सवर्थ ने काव्यगत युक्ति, मानवीकरण, वक्रोक्ति तथा पौराणिक दंत कथाओं, भावाभास आदि को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त माना। वर्ड्सवर्थ के अनुसार भाषा में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि रस और काव्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ये कथन आपका असत्य है। अनुकरण सिद्धांत विरेचन सिद्धांत के अतिरिक्त अरस्तु का अन्य कौन सा सिद्धांत है? त्रासदी का, कामदी का, त्रासदी एवं कामदी का सिद्धांत उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, त्रासदी एवं कामदी का सिद्धांत। कॉलरिज के कल्पना संबंधी विचारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पता करना है। तो 20 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, यानी ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। कॉलरिज के अनुसार ऊहा अर्थात फैंटेसी काव्यगत सार्थक और उपयुक्त बिंबों की रचना करती है, तो ये असत्य है। इसके बाद कल्पना आत्मा की शक्ति है और सृजनात्मक है, ये सत्य है। कल्पना भाव और विवार के बीच जो एक दूसरे के विरोधी हैं सामंजस्य व अन्विति स्थापित करती है, तो ये भी सत्य है। कॉलरिज के अनुसार वह कल्पना शक्ति ही है जो निराकार विचारों और भावों को रूपायित करती है, तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है 21, एलियट ने किसके मत से प्रभावित होकर अनेकता में एकता बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक माना है, जो कि व्यक्तिकता का विरोध है? कॉलरिज, एजरा पॉन्ड, प्लेटो, अरस्तु। तो 21 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, एजरा पॉन्ड।
अगला प्रश्न है, T.S. एलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत बताते हुए कहा कि एक कवि के अनुभव उसके काव्य के जरिए उसके पाठकों के अनुभव नहीं बन सकते। एलियट का मानना है कि कला में अभिव्यक्ति भाव निर्वैयक्तिकता होते हैं। कवि व्यक्तिगत की अभिव्यक्ति नहीं करता। कविता मनोभाव की स्वच्छंदता नहीं है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? इसका सही आपका विकल्प हो जाएगा ए, यानी ये कथन आपका असत्य है। आगे है, एलियट के अनुसार किसके अंदर ही कवि की व्यक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता स्वीकार्य होनी चाहिए? परंपरा के अनुसार, निर्वैयक्तिकता के अनुसार, व्यक्तिकता के अनुसार, साहित्य के अनुसार। तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, परंपरा के अनुसार। काव्य का मूल मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर करता है, यह सिद्धांत के प्रतिपादित किया गया है। मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही विकल्प हो जाएगा मूल्य सिद्धांत। अगला है, आधुनिक पाश्चात्य आलोचना में I.A. रिचर्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मूलतः मनोवैज्ञानिक तथा मूल्यवादी समीक्षक हैं। रिचर्ड के विचार से साहित्य समीक्षा का सिद्धांत कौन से दो स्तंभों पर होना चाहिए? निर्वैयक्तिक व साधारणीकरण, व्यक्तिक व अनुभूतिकरण, मूल्य और संप्रेषण, स्वच्छंदता और पलायनवादी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, मूल्य और संप्रेषण। संप्रेषण स्वाभाविक व्यापार है, यह कब पूर्ण होता है? तो 26 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, जब विषय रोचक एवं रमणीय हो। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। I.A. रिचर्ड के काव्य भाषा सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? किसी कविता को पढ़ने से पाठकों के मन में समान बिंब बनते हैं। शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से काव्यार्थ का बोध होता है। शब्दों के बोध से भावों एवं भावात्मक दृष्टिकोण की अनुभूति होती है। रिचर्ड काव्य का लक्ष्य सर्वथा गौण मानते हैं। तो कौन सा असत्य हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प है ए, किसी कविता को पढ़ने से पाठकों के मन में समान बिंब बनते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, रूपवाद के विषय में सही कथन है। रूपवाद अंग्रेजी के फॉर्मलिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है। इसका उद्भव रूस में हुआ है। यह एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है। उपयुक्त सभी। तो रूपवाद के विषय में सही कथन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। रूपवाद के विषय में समीक्षकों की मान्यता है। इसमें कविता की भाषा, संरचना तथा तत्कालीन तकनीक पर अत्यधिक बल दिया गया है। दर्शन, प्रत्यय, समाज, सौंदर्य, रस आदि कविता के लिए गौण तत्व है। रूपवाद के अतिरिक्त अन्य कोई तकनीक जिसके द्वारा रचना पर दृष्टिपात किया जा सके। उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा टी, उपयुक्त सभी। अगला है, रूपवाद के विषय में सत्य कथन है। रूपवाद परंपरागत समीक्षा पद्धति से हटकर भाषिक घटकों या इकाइयों से नई दीप्ति के समान साक्षात्कार करता है। नई दीप्ति को चिन्हित करना ही रूपवादी समीक्षा का उद्देश्य है। रीति और वक्रोक्ति रूपवाद से ही संबद्ध है। उपयुक्त सभी। तो 30 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो मैं यहीं तक, लगभग हमने 100 से 110 या 100 प्रश्न कर लिए हैं, तो वहीं से हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। तो आगे और गर्मी भी बहुत है, तो चले इतना ही आज का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और डरे नहीं, शांत माइंड से एग्ज़ाम दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।